हेलो स्टूडेंट, आज हम एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के पेपर की चर्चा करेंगे। जो व्यास पब्लिक स्कूल में टेस्ट सीरीज चल रही है, जो 1 तारीख को पेपर हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बोर्ड में पेपर करते वक्त थोड़ी सावधानी रखनी होती है। इसमें खासकर हम इन पेपर में क्या क्या सावधानी रखनी होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए ज़रा ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समस्या नहीं आती है आपको। इसमें साफ क्लियरली एकदम साफ जो भी लिखना होता है, आपके सामने ऑप्शन दिए होते हैं, वो टिक करना होता है। जैसे कि इसमें आपका पहले प्रश्न दे रखा है, दलित दमित वर्ग का एसोसिएशन का गठन कब हुआ। इसमें सही ऑप्शन दे रखा है 1930, सही है। इसमें ज़्यादा कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस क्लियरली एकदम सही तरीके से आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के बाद रिक्त स्थान आ जाते हैं। रिक्त स्थान में फिलिंग कर रखी है, फिलिंग देखिए एकदम सही है। जो आपको एकदम करेक्ट आंसर लगता है, यानी कि जो आप पहले पढ़ें प्रश्न को, पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ यही रिक्त स्थान का सही उत्तर है, वही आप उसको लिखें। कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है इसमें, एकदम सटीक आंसर ही आपको 100% नंबर प्राप्त करवाएगा, ऐसे नहीं। उसके बाद देखें अति लघुतरात्मक। अति लघुतरात्मक वन लाइनर है। इसमें भी देखिए बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। पहला देखिए, मद्रास में लोक कथाओं का संकलन किसने और क्यों किया। नटेशा शास्त्री, ये वो व्यक्ति है जो मद्रास के अंदर रहते हुए लोक कला, लोक संस्कृतियों और वहाँ की लोक कथाओं का संकलन करके राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में इसने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बस एक लाइन में आंसर देना है, बड़ा आंसर है, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके आगे देखें, परिस्थितियाँ तंत्र से आप क्या अभिप्राय है। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं इसके अंदर लिखने की। सिंपल एकदम लिमिटेड जो वर्ड होते हैं या सीमित जो शब्द होते हैं, बस उसी के अंदर आप आंसर दीजिए। 5वां देखें, भारत में विकेंद्रीकरण के द्वारा कितने प्रकार के शासन की स्थापना की गई है। भारत में विकेंद्रीकरण के द्वारा 3 प्रकार की। शुरुआत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और 1992 के बाद स्थानीय शासन की स्थापना की गई है, और ये 3 प्रकार का शासन स्थापित किया गया है हमारे भारत में। 6वां क्वेश्चन देखें, आपके अनुसार एक व्यक्ति आय के अतिरिक्त और क्या चाहता है, यानी कि पैसे के अतिरिक्त और क्या क्या चाहता है वो अपने जीवन के दौरान। देखिए इसमें कई ऑप्शन लिख रखे हैं बच्चे ने, स्वतंत्रता, सुरक्षा, समानता, शिक्षा, आदर, चिकित्सा, भेदभाव रहित व्यवहार, ये है, यही एकदम सटीक और सही आंसर है। 1 नंबर के लिए इतना आवश्यक है। उसके बाद देखें 7वां, सार्वजनिक सुविधाओं से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि जो सरकार के द्वारा आम नागरिकों को प्रदान की जाती है। इसमें भी बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, और साथ ही साथ इसमें जो सार्वजनिक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उसका उसने पूरा नाम भी लिख दिया है साथ ही साथ। इसी प्रकार बोर्ड में हर बच्चे को इसी प्रकार से ही कुछ उदाहरण साथ में लिखने होते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है यानी कि चेक करने वाला है आपका पेपर, उसको पता रहे कि हाँ बच्चे ने सही तरीके से और पूरी जानकारी के साथ पेपर को सॉल्व किया है। अब चलें खंड ब की तरफ। अब थोड़ा लिखने वाला कार्य आता है। अभी तक हमने जो देखे वो अति लघुतरात्मक, रिक्त स्थान और ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत कम है उसमें। लेकिन लघुतरात्मक प्रश्न में 50 शब्दों तक आपको आंसर देना होता है। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है, विकास की धारणा से आप क्या समझते हैं। इसमें भी बच्चे ने देखिए हेडिंग डाली है, ये महत्वपूर्ण है। बोर्ड के एग्जाम के दौरान जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन करना, उसके मुख्य बिंदु को हाईलाइट करने की कोशिश करना, या जो मेन बातें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करना, ये ज़रूरी है। क्योंकि जो चेक करने वाला होता है वो इसी बात को ज़्यादा ध्यान देता है कि बच्चे को जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद देखें 9वां प्रश्न, सरकार के द्वारा वनों को कितने प्रकारों में बांटा गया है। सरकार के द्वारा स्थापित वन विभाग ने इसको 3 भागों में बांट रखा है। पहला देखें आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। इनका आगे बच्चे ने एक्सप्लेन भी अच्छी तरीके से किया है। एक्सप्लेन करना आवश्यक है, सिर्फ पॉइंट लिखकर आप प्रश्न का सही या पूरा अंक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आपको उसका एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। इसमें बच्चे ने आरक्षित वन का भी कर रखा है, रक्षित वन का भी और अवर्गीकृत वन का भी। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें देखिए बच्चे ने 2 प्रश्न हल किए हैं, जो कि हमारे पेपर के अनुसार यानी कि कोई 2 हल करने थे, 4 प्रश्नों में से इसने 2 ही किए हैं। अब आगे देखें खंड स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 100 शब्दों के होते हैं, यानी कि आपको आंसर 100 शब्दों में देना है।
इसमें और भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़े प्रश्न काफ़ी थ्योरिकल होते हैं, यानी कि निबंधात्मक होते हैं। इसमें बच्चों को आउट ऑफ लाइन नहीं जाना है, सटीक जो होता है आंसर बस वही लिखना होता है, साफ, सुंदर और सटीक। इसमें भी देखिए बच्चे ने कुछ पॉइंट्स, यानी कि पहला प्रश्न देखिए इसका 12वां, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसमें बच्चे ने पॉइंट वाइज बहुत बेहतर तरीके से इसका आंसर दिया है, और पॉइंट वाइज लिखने का एक बहुत बेहतर तरीका है, क्योंकि निबंधात्मक अगर बच्चे को किसी को याद नहीं होता है तो पॉइंट वाइज वो बहुत बेहतर तरीके से याद करके और उसका सटीक आंसर देके उसका पूरा अंक प्राप्त कर सकता है। चलिए अब और देखें 13वां प्रश्न, बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें पूरा विवरण दिया बच्चे ने, और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में जो संख्या थी भारत में बाघों की, उसको अंडरलाइन करके दिखाया गया है। उसके बाद जो अधिनियम बनाए गए हैं बाघों की सुरक्षा के लिए वो दिखाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चे ने इसके अंदर टाइगर रिजर्व के नाम भी दे रखे हैं, अंडरलाइन करना आवश्यक है। इसमें बच्चे ने थोड़ा अंडरलाइन नहीं की होगी, लेकिन अंडरलाइन करना आवश्यक है। इसमें कई अधिनियम अंडरलाइन किए गए हैं, अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तारीखें अंडरलाइन करके आप आंसर को बहुत ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, और इससे आप उससे पूरे अंक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं खंड द पर, निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक आप जानते ही हैं, लगभग 200 से 250 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना होता है। इसमें देखिए बच्चे ने भारत में वन्य और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए सरकारी उपायों के विस्तार से समझाइए से संबंधित आंसर दिया है। इसमें देखिए बहुत बेहतर तरीके से उसने जितनी जानकारी है, यानी कि सरकार के द्वारा जितने भी प्रयास किए गए हैं, उसमें संपूर्ण रूप से सही आंसर देने की पूरी कोशिश की है, और यही तरीका है पूरे के पूरे अंक हासिल करने का। इसमें देखिए सबसे पहले 1960 से 70 के दशक में भारत में जो पर्यावरण हित के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे उनके बारे में इसने हाईलाइट करके दिखाया है तारीखों को। उसके बाद सरकार के द्वारा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया है 1972, उसको भी अंडरलाइन करके दिखाया है। साथ ही साथ और भी जो अभयारण्य बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो भी सुरक्षा या आम वन्य जीवों और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए जो भी सेवाएं या कहें अभयारण्य स्थापित किए गए हैं वो इसमें दिए गए हैं। नीचे देखें ज़रा, वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के बीच में जो करेक्शन किया गया है, इसमें देखिए ज़रा कुछ और जीव जंतुओं को भी ऐड किया गया है। देखिए शुरुआत में 1972 में अधिनियम के अंतर्गत कुछ जीवों को सुरक्षित घोषित किया गया था, यानी कि सुरक्षित, यानी कि उनका कोई शिकार नहीं कर सकता। लेकिन वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के बाद कुछ करेक्शन करके कुछ पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई, यानी कि कुछ छोटे कीट पतंगों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1991 में भी पौधों की 6 जातियों को भी इसमें पहली बार इस सूची में रखा गया है। यानी कि ये जो तरीका है आंसर देने का बहुत बेहतर तरीका है, इसके अंदर सटीक और पूरी जानकारी दे दी गई है। आपके 4 या 5 नंबर का जो भी निबंधात्मक आंसर होता है वो इसमें बच्चे ने पूरा देने की कोशिश की है। अब एक और प्रश्न देखिए, लास्ट 15वां, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई शहरी, ग्रामीण और बागानों में हुई प्रमुख घटनाओं को विस्तार से वर्णित किया है। इसमें भी बाकायदा उसने हेडिंग लिखी है, और साथ ही साथ पॉइंट वाइज, यानी कि तीनों पॉइंटों में उसका पूरा विवरण देने की उसने पूरी कोशिश की है। और हमको भी ऐसे ही करना है बोर्ड एग्जाम में, इसी प्रकार से बिंदुवार पूरी जानकारी, सटीक जानकारी, यानी एक्स्ट्रा शब्द नहीं आना चाहिए, आपकी कल्पना इसमें नहीं आनी चाहिए। जो सही जानकारी है, जो सटीक जानकारी है वही इसके अंदर आए, और मुख्य बिंदुओं को अंडरलाइन करते हुए जैसे इस बच्चे ने अंडरलाइन करके दिखाया गया है। जैसे इसमें देखिए टैक्स और लगान, ज़मींदार, तालुकेदार और इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो बागानों में लागू किया गया था उसके बारे में दिखाया है बच्चे ने। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से बच्चे ने पेपर को सॉल्व किया है, और इसी तरीके से हमें भी बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। और बाकी आगे जो मानचित्र है, मानचित्र बहुत ईजी आता है, 4 नंबर का है, 4 शब्द बन रहे हैं, और बहुत आसानी से इसको फिल करके आप बहुत आसानी से 4 शब्दों से ही 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा SST के पेपर का रिव्यू। इसी प्रकार से आपको पेपर बोर्ड में इसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए बेटा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16, प्रमुख कोयला खाने रानीगंज, तलचर, नेवेली, कोरबा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं NCERT का ही हमने मैप लिया है, उसमें मेन जो खाने हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
रानीगंज आप देख सकते हैं, यहाँ पर रानीगंज है। तो रानीगंज लगभग पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा तलचर आप देख सकते हैं यहाँ पर, उड़ीसा में तलचर। इसके अलावा नेवेली, तमिलनाडु में नेवेली दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोरबा छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है हमें। कुल मिलाकर के कुछ 2 राज्यों की सीमाओं में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु फिर भी मेन आप देख सकते हैं कि 4 जो मैप में पूछा गया था कोयला की खाने, चारों हमने देख लिए। प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र गोवा, महाराष्ट्र, पेटी। तो आप देखें ये जो एरिया है इसमें महाराष्ट्र का एरिया भी आ रहा है। चूँकि भौगोलिक सीमाएं जो हैं उनको किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तो ये महाराष्ट्र में भी है और गोवा में भी, इसलिए हम यहाँ गोवा महाराष्ट्र पेटी देख सकते हैं। इसके अलावा दुर्ग बस्तर पेटी भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो दुर्ग का एरिया ये रहा, तो दुर्ग बस्तर पेटी इस प्रकार हम लगा सकते हैं। एरिया थोड़ा बहुत, चूँकि एरिया किसी राज्य की सीमा में बंधा नहीं होता, इसलिए हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि कौन से 2 राज्यों के बीच की सीमाओं पर यह आ रहा है, ध्यान रखें। इसके अलावा चंद्रपुर पेटी भी यहाँ पर है। तो चंद्रपुर पेटी ये हो गई। तो तीनों पेटी लिखने पे हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।